बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम, और आपके इल्म में है कि आज वज़ीर आज़म ने दौरा किया है तुर्की का। इस बहुत सारे दोस्त ममालिक के दौरों के बाद तुर्की का दौरा एक अहम दौरा इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये ज़्यूम कर रहे थे, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से जहाँ इससे बहुत सारी हमें तवक्कुआत हैं कि अपने दोस्त ममालिक से वो तमाम मदद हासिल कर सकेंगे जो कि पाकिस्तान को इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए दरकार है। वहाँ पर बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे थे कि चूँकि शहबाज और नवाज शरीफ और शरीफ बरादरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं तुर्की के सदर के साथ, इससे शायद उनके अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की इस नई हुकूमत के उन ताल्लुकात में नए बनने वाले ताल्लुकात के रास्ते में आड़े आएंगे, या हो सकता है कि कोई NRO या कुछ इस तरह की मुफाहमत या कुछ इस तरह का सिलसिला जो है वो भी हो। क्या ऐसा होता है या नहीं होता, ये आज की मुलाकात के बाद जो सूरत हाल वाज़ेह होगी उसमें पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी तय है कि बड़ा वार्म वेलकम किया गया, और जो खदशात थे कि शायद वो दोस्ताना ताल्लुकात जो कि पिछली हुकूमत के साथ थे वो आड़े आएंगे इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाने में, वो कुछ इतना अभी तक उसका इंदिया नहीं दिया गया है तुर्क हुकूमत की तरफ से। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान हुकूमत की वो किस हद तक पूरी होती हैं, कुछ दिनों में उसका अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। बहुत अहम पेशरफ जो हुई हैं उसमें अगर हम देखें तो पिछले दिनों से चल रहा है पाकिस्तान के, जब आबी और बरकी वसाइल के हवाले से बात होती है और ज़खायर के हवाले से बात होती है, तो बदकिस्मती ये है कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है उसे कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, या कॉन्ट्रोवर्शियल वो हो जाती है। उसको कॉन्ट्रोवर्शियल करने में जहाँ हमारे अपनों का हिस्सा हाथ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ बैरूनी ताकतें भी बहुत ज़्यादा सरगर्म होती हैं। आज एक जो लेटर लिखा गया है चेयरमैन वापडा को, जिसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवाई गई है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से है जो कि करप्शन के खिलाफ ऑब्वियसली काम करता है। उन्होंने भी इस तमाम तरीक़ाकार को पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी है। 300 अरब का जो ठेका दिया गया, उन्होंने कहा है कि ये ना सिर्फ इसका ये अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को मिलना जो है पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि उन्होंने उसमें जो दूसरी चीनी कंपनी है उसके ऊपर भी सवालिया निशान जो है वो उठाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहन में रहे कि साबिका हमारे जो वज़ीर आज़म है शाहिद खान अब्बासी, उन्होंने खुद ये कहा है कि जो बिड दी गई थी वो साबिका हुकूमत के दौर में दी गई थी और बिल्कुल कानूनी है, चूँकि उस वक्त अब्दुल रज़ाक दाऊद जो है वो हुकूमत में नहीं थे। जब यही बात वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा कहने की कोशिश करते हैं, चेयरमैन वापडा कहने की कोशिश करते हैं, या मशीर जो है अब्दुल रज़ाक दाऊद के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था इन तमाम कंपनीज़ के साथ, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब ये सारी सूरत हाल जो है किस तरफ जाएगी, अपोजिशन हुकूमत जो है वो इस तरह के अहम कौमी सलामती के जो इशूज़ और मामला उस पर कब एक पेज पर होंगे, जबकि एक पेज पर हो सकते हैं अगर बात हो जरदारी की करप्शन की, नवाज शरीफ की करप्शन की, शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की, तो सब एक दूसरे के सहूलतकार बनते, एक दूसरे के लिए नरम मुफाहमत का रवैया अपनाते और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाते नजर आते हैं। कौमी सलामती के जो इशूज़ हैं उस पर आकर क्यों नहीं एक यूनानिमस राय जो है बन सकती है, और इस तरह के मामला हमेशा क्यों मुतनाज़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो एक बहुत अहम बात और पेशरफ्त है वो असगर खान केस को हमने देखा कि उसको बंद करने का ऐलान कर दिया गया। याद रहे कि इस केस में नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम आता था कि उन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने में जो है वो किरदार अदा किया, तो उसमें एजेंसियाँ मुलविस थी, लेकिन उस केस को भी बंद कर दिया गया। और आज NRO के हवाले से जो केस था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ और जरदारी का नाम आता था, क्योंकि इसके जो बेनिफिशरी थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी थे, क्योंकि इसके ज़रिए से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो वतन वापस आई थी और वापस उन्होंने आके सियासत में हिस्सा लिया था। वो केस भी बंद कर दिया जाता है। और नैब जो है वो मुकदमा जो है वो भी ख़त्म करने का ऐलान करती है, जो कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ है। तो इस सूरत हाल में अपोजिशन अगर ये एहतजाज करे और वावेला करे कि जो मुकदमात उनके खिलाफ बनाए जाते हैं उस पर तो बड़ी तेज़ी के साथ पेशरफ्त होती है, लेकिन जो मुकदमात कायम हैं या रेफरेंसेस बने हुए हैं हुकूमती या हुकूमत से जुड़े हुए लोगों के साथ, उनके ऊपर उस तरह से पेशरफ्त नहीं होती, तो कुछ इतना गलत जो है वो दिखाई नहीं देता। वो लगता है कि उनकी बात में कुछ ना कुछ वजन और उसे वैलिडेट करना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम इशूज़ और बातें जो है आज हमने डिस्कस करनी है कि क्यों एक पेज पर आ गए हैं, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाने वाले, सड़कों पर घसीटने वाले, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले और इस तरह के दावे करने वाले जो लोग हैं हमारी तमाम अपोजिशन पार्टीज़, वो इस हवाले से बिल्कुल एक पेज पर है कि उनके खिलाफ इंतकाम की सियासत जो है वो की जा रही है। हम आज अपनी बातचीत जो मैंने टॉपिक्स आपके साथ जिसका जिक्र किया है उनके हवाले से बातचीत करने के लिए जिन मेहमानों को हमने यहाँ दावत दी है, मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतेहाना साहब, बहुत शुक्रिया रियाज फतेहाना साहब ज्वाइन करने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं फैसल करीम कुंडी साहब, शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं सेनेटर गौस नियाजी साहब। अच्छा सर, अगर मैं ये शुरू करना चाहूँ बात आपसे
कि ये डेस्कॉन कंपनी का जो कंट्रोवर्सी सारी शुरू हुई है, मतलब ये मामला आराम से तय भी हो सकता था जब साबिक वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हमारी हुकूमत में बिड हुई है और ये बिल्कुल कानूनी है, क्योंकि अब्दुल रज़ाक दाऊद उस वक्त नहीं थे। तो फिर इसको इतना गर्मा गर्मी में और पुरजोश खिताबत में ले जाके उसको कंट्रोवर्शियल करने की आपको नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत नहीं थी? देखें मोहतरम, शायद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट के बाद अब इस पर मज़ीद किसी तबसरे की ज़रूरत रह ही नहीं जाती, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं और वो नून लीग के रहनुमा हैं। उन्होंने ख़ुद कह दिया कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो महमद डैम है, डेस्कॉन कंपनी जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है जिसके मालकान में ये शामिल हैं अपना ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, तो उनके स्टेटमेंट के बाद तो ये सारी अफवाहें, सारे प्रोपेगेंडे, सारे टॉक शोज़ क्लियर हो जाते हैं कि उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, मेरिट पे इस कंपनी ने ठेका लिया और जब रज़ाक दाऊद गवर्नमेंट में शामिल हुए एज एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारे मामला तो सेटल डाउन थे। मज़ीद ये कि जैसे ही उन्होंने ओथ उठाया है उसके साथ ही डेस्कॉन कंपनी की डायरेक्टरशिप से वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, अब वो इसके डायरेक्टर नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन गर्मा गर्मी की मैं बात कर रही हूँ कि इस पे मतलब बहुत ज़्यादा लेदे हुई, बहुत ज़्यादा इस पे जो है गर्म। असल में होता ये ना कि अपोजिशन को कहने को कुछ रहा नहीं है। वो कहते हैं चलो एक कोई शायद उनको कहते हैं कि ये साया आपके पीछे लगा हुआ है तो आप साये के पीछे भागना शुरू कर देंगे, अदरवाइज़ की कोई हकीकत नहीं है। मेरा ख्याल बौखलाहट जो है ना, बौखलाहट का इलाज हमारे पास नहीं है। घबराहट, बौखलाहट और ये जो तशवीश और तजब्ज़ब और पता क्या कुछ कहा जा सकता है, ठीक है, तो उन्हें अपने केसेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस हुकूमत में हर चीज़ बड़ी ट्रांसपेरेंट हो रही है और किसी वाद काबीना है जहाँ हर हफ्ते वज़ीर आज़म उनका एहतसाब करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने कितनी बचत की, कितने नए इस्लाहात की, आवाम को आपसे क्या फ़ायदा पहुँचा, करप्शन कितने मिनिमाइज़ की। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ कुंडी साहब। चूँकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात हुई है तो मैं चाहूँगी सेनेटर गौस न्याज़ी साहब के सर आपके अपने जो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत के दौर में ये बिड हुई, ये बिल्कुल कानूनी है, इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो अब्दुल रज़ाक दाऊद गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे जब बिड दी गई। तो फिर इस पर इतना तूफ़ान बर्पा करना और फिर इतना इसको ले जाना कि उनमें मुस्ताफ़ी होना चाहिए और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब बातें तो गलत साबित हुई ना फिर मुस्लिम लीग नून की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैडम मैं ये बात कहूँगा कि इसका काम उसकी कुछ तो डैम बनाना है, ये हुकूमत का काम होता है, तो हुकूमत को सारे इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब तक पिछले 6 साल से क्या हो रहा है कि जी दूसरे अदारे जिसमें हमारी आने वाला सुप्रीम कोर्ट है, हमारे दूसरे जो हैं कुछ और अदारे भी हैं, वो डैम बनाने का तेरा जो है अपने से ले रहे हैं और जिम्मेदारी उठा ली है। हालांकि पाकिस्तान के कानून है उसके तहत तमाम इदारों को अपने दायरा रह के काम करना चाहिए। और इस पर ये बात को कहना कि जी जो जमहूरी हुकूमतें थी वो इस बात की फिक्र नहीं थी, जो जिम्मेदारी नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। हमने हमारे दौर में दूसरे जो गाजी ज़ियामत बाशा टाइम के लिए सर जो आपकी बात से मुझे समझ आ रही है उसकी तस्दीक कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि डैम मतलब बनाने पे आपको एतराज है कि ये इनिशिएटिव जो है ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपके दौर में भी तो नहीं उस तरह से डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 पाकिस्तान की 50-60 में हमें जो डैम्स चाहिए थे, जो आबी वसाइल चाहिए थे, वो नहीं अवेलेबल हुए ना। आज जो बहरान है बिजली का, तवानाई का, पानी का, जिस इदारे का काम उसी को अगर हुकूमत को यकसूई से ये काम करने दिया जाता तो ज़ाहिर ऐसी सवालात और इस किस्म की जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना होती। और जिस तरीके से अब दिए गया और जिस जल्दी में किया जा रहा है, अभी तो महमद डैम की जमीन ही पूरी खरीदी नहीं गई, तो ये तफ्ती लगाने के लिए अगर कर रहे हैं तो ठीक है, वो करें, सियासी पॉइंट्स हो जाएगी, लेकिन इस तरह डैम नहीं बना करते। और इसलिए अभी तो मतलब उसके गाजी फरोख्त क्या नाम उसके ज़ियामत बाशा की भी पूरी जमीन खरीदी गई। सुप्रीम कोर्ट को करते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने जमीन के लिए स्टे लिए हुए हैं मेहरबानी उस पे करें और उस स्टे को खारिज करा के, ताकि पूरी जमीन खरीदी जा सके, गवर्नमेंट खरीद लिया, उसके बाद डैम बनाया जा सके। ठीक है, अच्छा इस बात पे भी आइए कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा तनकीद की
कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपनी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को याद नहीं है, ये तो उन्होंने अपने डेविएट किया है, यू टर्न ले लिया है वगैरह वगैरह, सारे बयानात, मुस्ताफ़ी हो जाएं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। आपके तो अपने जो है वज़ीर तवानाई भी रह चुके हैं और फिर वज़ीर आज़म साबिक़ा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने तो कह दिया कि बिड तो आपकी हुकूमत में कानूनी तौर पर दी गई थी और उस वक्त भी अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी के नाम ही निकली थी। तो फिर ये इतना शोर जो उठाया गया था वो तो सब गलत साबित है। इसका मतलब ऑपोजिशन बेवजह तनकीद करती है जाने बगैर कि हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। एक कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट तो पैदा हो गया ना, वो के कानूनी तरीके, इस बात पे कोई शक नहीं है कि 2017 में ये प्री क्वालिफिकेशन बिड हुई थी और सब कुछ हुआ था। लेकिन अब जब क्योंकि इस कंपनी को मिल गया है तो अखलाकी तौर पर अगर ये डायरेक्टली रहे तो कंपनी तो नहीं की है ना, कंपनी को डिसोन करने से तो कंपनी तो खत्म तो नहीं हो जाती ना। अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मैं रिजाइन दूं तो मेरे कंपनी मेरी उससे तल्लक खत्म हो गए, तल्लक नहीं खत्म होता। तो अगर अब्दुल रज़ाक साहब अगर रिजाइन दे दे तो बहुत अच्छा होगा, कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म हो जाएगी और जो ये सियासी काम पहले कंट्रोवर्शियल बनते जा रहे हैं, इस पे बड़ी मुश्किल से सूबों का इत्तेफाक हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि ये जो मामला बहुत ज्यादा आगे जाए, तो रज़ाक साहब को चाहिए कि रिजाइन दे दे। तो चलना मेरे ख्याल में इससे काफी जो है इससे कंसेंसस भी होगा तमाम सियासी पार्टी। अभी भी आपका यही कहना है कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। जी कुड्डी साहब, आपका भी यही, आप भी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तफाक करते हैं इस पे, जबकि आप लोगों के अपने जब केसेस बने थे, मतलब राजा परवेज अशरफ पे बने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे बने, किसी ने रिज़ाइन नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब पे पनामा केस जब सामने आया किसी ने रिज़ाइन नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप क्लिप्स निकालें इमरान खान साहब की जो पिछले अदवार में जो हमें दर्स देते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कहता था कि इंडिया में ये होगी और स्विट्ज़रलैंड में ये होगी और पता नहीं क्या क्या मिसालें थे, रेल एक्सीडेंट हो गया और वज़ीर नसीफ़त दे फलां ये हो गया। अब तो मदीना की रियासत बन गई है, अब तो उनकी हुकूमत आ गई है। तो अब बताएं कि 2-3 एक्सीडेंट रेलवे के हुए, जिसको वो चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे उनको उन्होंने रेलवे वज़ीर बना दिया, उससे इस्तीफ़ा तो नहीं मांगा। एक अपने स्पोक्समैन बनाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे स्पोक्स पर्सन है इस डिपार्टमेंट के। अब वो कहते हैं कि नहीं, वो कभी थे ही नहीं। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ट्वीट कि फ़ारूक सलीम साहब हमारे स्पोक्समैन, आज कहते हैं कि वो कभी हमारे स्पोक्समैन रहे नहीं। लिहाजा हमारी पहली तो रिक्वेस्ट हुकूमत से होगी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से होगी कि पहले आप हमें बता दें कि आपकी कितने स्पोक्स पर्सन की बता तो दे, ऐसे ना कल किसी और को भी कह दें कि ये तो हमारे इसके साथ वास्ते नहीं है और 2-3 साल वो शायद जो है हुकूमत में रह जाए। जहाँ तक मोहम्मद डैम की बात है, मोहम्मद डैम देखें, आपने खाकान अब्बासी साहब की बात की, उनकी जो बिड है वो अभी गालिबन 2017 में हुई है। नहीं, अभी खुली है इनकी फाइनेंशियल बिड, ये फ्यू डेज बैक 30-31 तारीख को खुली है। यहाँ पर मेरे साथ कल वाडा साहब थे, उन्होंने कहा कि 23 कंपनियों ने इनके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं फॉर प्री क्वालिफिकेशन। नॉर्मल ये होता है कि अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वापडा वहाँ पर जो है वो 3 दफ़ा कम से कम बिड में जाती है। एक दफ़ा जाती है, अगर कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आते हैं तो दूसरी दफ़ा जाती है। इसमें वापडा को फायदा है, हुकूमत पाकिस्तान को फायदा है, पैसे बचते हैं। और मैं भी अभी भी आपसे गारंटी से कहता हूँ, अगर हम दोबारा बिड में गई वापडा, तो वापडा को कम से कम 40 से 50 अरब का इसमें फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जब कंपटीशन होगा, जब वन मैन शो होगा तो क्या होगा, अपनी मर्जी के रेट डाले जाएंगे। नहीं, लेकिन ये 23 नवंबर 2017 को जो बिड हो रही थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ये बिड उस वक्त दी गई है। नहीं, देखें, अब जो बिड खुली है, फाइनेंशियल बिड जब खुली है, आपने टेक्निकल बिड में FW को आउट कर दिया है। हालांकि FW बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कर रही है, डैम्स भी बना रही है। कुरम तंगी पे FW के साथ डेस्कॉन का जॉइंट वेंचर इस वक्त वो डैम कुरम तंगी डैम बना रहे हैं, गोमलजाम डैम बना रहे हैं चाइनीज के साथ। मैं अपनी बात जाते हैं तब भी तो एतराज करते हैं ना। FW पे कोई एतराज नहीं। देखें, जब टेंडर होगा, कंपटीशन होगा, बिड होगा तो एतराज नहीं होगा। जब वन मैन शो होगा तो एतराज होगा। पीपल्स पार्टी ने आज भी नैब में एप्लीकेशन दे दी, अपने रेफरेंस हमने जमा करा दिया है कि इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि एक आपने 3 दफा आपने मतलब है की नहीं कुछ। पहले उसमें आप चले गए, वन मैन शो आ गया, आपने कहा इसके साथ निगोशिएशन भी नहीं किया, आपने कहा इसको दे दें फाइनेंशियल बिड। कम से कम आप 3 दफा जाते। मैं अभी भी कहता हूं, अगर दूसरी या तीसरी दफा वापडा जाएगी तो कम से कम 40 से 50 अरब रुपए पाकिस्तान को और वापडा को फायदा होगा इसका। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे इमरान खान साहब बात करते थे, अगर ये किसी और की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, तो अभी इमरान खान साहब कंटेनर लगा के फिर चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते कि ये हो गया, वो हो गया। तो चीख चिल्ला रहे हैं। देखिए, हम उसकी तरह नहीं चले, हम कह रहे हैं कि आपने कहा था, लेकिन अब क्या करो, कहते हैं वो यू टर्न लेना तो मेरी आदत है। अब वो इस पे भी यू टर्न लेंगे नहीं आपके। अच्छा, आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर चाइना जाता है और इसी चाइनीज कंपनी में जाके ब्रीफ, तो आपका क्या काम है प्राइवेट कंपनी में जाके ब्रीफिंग लेते हो? रज़ाक दाऊद साहब उसको लेके जाते हैं, चले जी इस कंपनी के साथ।
तो आपका काम क्या है कि आप जाते हैं उसके मतलब प्राइम मिनिस्टर जाए और प्राइवेट कंपनी में जाके ब्रीफिंग ले जाके चाइना में, ठीक है, ये चीज हम कहते हैं इस पे बहुत से एतराजात हैं। हम चीफ जस्टिस साहब से भी कहते हैं कि उसके ऊपर सो मोड एक्शन ले। ठीक है, वन कंपनी पाकिस्तान में सारी कंपनी खत्म हो गई हैं, एक कंपनी रह गई जो डैम। हम डैम देखिए, हम एक चीज कहते हैं डैम के हम कोई खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा डैम बनने चाहिए। तो ये पिछले इत्तेफाक है कि हमेशा जब भी डैम की बात होती है तो तनाज़ा नहीं, अगर आप इसमें इस किस्म के खांचे मारेंगे तो फिर तो होगा ना, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि पिछले क्योंकि तजर्बा बहुत ज्यादा आपने बात की कि बहुत डैम आपने गलत किया 40-50 साल में डैम 350 डैम तो केपी हुकूमत ने पिछले सूबे में बना लिए थे। बड़े आपके फिर क्यों नहीं 350 डैम तो नहीं, पीटीआई ने पिछले केपी में 350 डैम बनाए। कहते हैं कि आपके यहाँ पानी की किल्लत और कमी शदीद एक संगीन मसला है। इतना महंगाई मसला नहीं है, महंगाई ये मईशत का बहरान जितना बड़ा बहरान पानी का है जो पानी का है, लेकिन पानी का ये मसला नहीं है कि आप खांचे मार के अपने एडवाइजर को ठेके दे दें। अच्छा फतेहाना साहब, गुजारिश है कि कहते हैं कि हर बीमार शख्स को दूसरा शख्स बीमार नज़र आता है। हाँ। हर उदास शख्स को पूरी दुनिया में उदासी नज़र आती है। तो दोनों बड़ी पार्टियों का अलमिया ये है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का, कि इन 10 सालों में जो माशाल्लाह दोनों हाथों से कौम के सरमाए को जिस तरीके से इकट्ठा किया है, अब इन्हें कुछ चीज़ मिल नहीं रही। अच्छा। अब वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब ये कुछ ना होने के बावजूद एक ऐसा मफरूज़ा जिसकी बुनियाद ही नहीं है, जिसके बारे में साबिक़ वज़ीर आज़म वाज़ेह तरदीद कर चुके हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के नहीं है। तो यहाँ पे डिफर करें आप मुस्लिम लीग नून के साथ? नहीं, मैं बिल्कुल डिफर कर रहा हूँ। मैं मेरे पार्टी का वो नहीं, स्पोक्समैन है मेरी पार्टी का, वो जाने उनकी पार्टी जाने, उनका स्पोक्स बैठे हुए हैं सेंटर साहब, वो अलग इशू है। मैं तो नून को डिफेंड यहाँ पे नहीं करूँगा। नून के मैं स्पोक्समैन हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं, हमारा देखिए नहीं, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद हमसे वो डिफर करें या ना करें, हमारे साथ हो, जरूरी नहीं कि हमारे साथ हर चीज पे वो एग्री करेंगे पीएमएलएन वाले, लेकिन ये बात नहीं है कि हम उनके स्पोक्समैन हैं। हमने ऑलरेडी नैब में आज रेफरेंस जमा करा दिए और हमने चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद ट्वीट किया है कि आप इस पे 100 मोटेशन लें। आप देखें, आप हर चीज पे लेते हैं, इसमें भी आप 100 मोटेशन लें। कहते हैं कि सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात इन्हें नागवार गुजरी है। पहली बात है इसका तल्लुक ही नहीं है, वो पिछले दौर में टेंडर हुआ, ऑन मेरिट उसको मिला, बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये काम कर रही है, पाकिस्तान की सबसे मुमताज़ कंपनी है और रज़ाक दाऊद का एक नाम है, इंतहाई टॉप के माहिर मुआशियात हैं, लम्ज़ में वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं और मेरा ख्याल बहुत सी यूनिवर्सिटियों में, तो मेरा ख्याल वो असासा लेकिन सर बड़े क्रिटिक रहे हैं इन तमाम मंसूबों के जो कि चाइनीज़ कंपनीज के हवाले से हैं और अब आके वो खुद उनको इतना बड़ा ठेका जो है मिल जाता है। इसलिए कोई इशू नहीं है, ये तो सारा ऐसे ही। सबसे पहले सी पैक पे उनको एतराज़ था। मैं अर्ज़ करता हूँ ना, इसके एतराज़ तो किसी को भी हो सकता है ना। मैं खुद अभी चाइना गया हुआ था, मैं हेड ऑफ डेलीगेशन था सी पैक पे, मेरे मुज़ाकरात, मैंने वहाँ मैंने खुद कई चीज़ों को कहा कि इसको रीओपन करें, यहाँ पे हमें ये चीज़ें चाहिए, तो होता है मुल्की इंटरेस्ट को हमें मुकद्दम रखना है। और मेरा ख्याल है आंखें बंद करके फ़ॉरेन डिप्लोमेसी में साइन नहीं करते, सबसे पहले अपने मुल्क के मफाद को देखते हैं। और ये तो उन्होंने अच्छी बात कही कि उन्होंने मुल्क के मफाद में कुछ चीज़ पॉइंट आउट की। और मेरा ख्याल हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो आज टर्की में हैं और आपने देखा कि वहाँ किस तरीके से उनको पजीराई मिली है। जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ के अवाम भी उनको वेलकम कर रहे होते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट भी उनको वेलकम कर रही होती है। पॉलिटिक्स में कोई डिप्लोमेसी में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता। जो मफरूज़ा था कि पता नहीं ये उनके बड़े दोस्त हैं पिछली हुक्मरानों के, वो बात तो साबित होगी। सऊदी अरब है, चाइना है, आपका UAE, मलाइशिया, टर्की, तो ये साबित हो गया कि नई हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और हम पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा चाहते हैं या महंगाई का खात्मा चाहते हैं, गुर्बत को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक सवाल जो आपसे फतेहाना साहब, क्योंकि आपकी एसोसिएशन रही है पहले जो आपका ताल्लुक था, आज नैब ने ऐलान कर दिया है चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात के खिलाफ केसेस हैं उनको बंद करने का भी। आप क्या समझते हैं, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहे कि फिर हमारे खिलाफ जो GIT के केसेस हैं वो इंतकाम है, या फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कहें कि हमारे खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बड़ी तेज़ हैं, जबकि मोनिस इलाही की बात हो तो उसको पेश करने के लिए नहीं कहते, हमजा शहबाज को कहते हैं। तो ये इस पर मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, लेकिन पहले एक ब्रेक। जनाब खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने रियाज फतेहाना साहब आपसे सवाल किया था कि हमेशा जो मतलब जितने केसेस बन रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, जो अपोजिशन कह रही है कि सियासी इंतकाम किया जा रहा है, जब असगर खान केस बंद हो जाएगा, जब NRO का केस जो है वो बंद हो जाएगा, जब नैब जो है वो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही को छोड़ देगी, उनके खिलाफ केसेस बंद कर देगी, तो आपको नहीं लगता कि फिर अपोजिशन जो कहे वो थोड़ी सी उसकी बात सदाकत पे मबनी लगती है? देखें,
ज़रूरी नहीं कि जिसके खिलाफ केस इंक्वायरी हो ज़रूर उसको पकड़ अंदर किया जाए। अगर उसने जुर्म किया है, गुनाह किया है, करप्शन किया है, फिर से बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बेगुनाह है और ऐसे ही किसी ने दरख्वास्त देकर शिकायत करके उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा दी, उसको ऑन मेरिट उसको डिस्चार्ज होना चाहिए, उसको बेगुनाह होना चाहिए। कौन कहता है कि साहब पे अप्लाई होता है? मैंने अर्ज़ किया ना, उनके खिलाफ तो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। बुनियादी तौर पर जब चौधरी प्रेज़लाई साहब का भी जिक्र आप फरमा रहे थे, तो चौधरी प्रेज़लाई साहब तो उनकी दयानतदारी और उनकी जो हुब्बुल वतनी, उसी की बिना पे तो पीपल्स पार्टी, हमारे दोस्त फैसल करीम कुंडी साहब की पार्टी ने उनको नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया था। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि वो दयानतदार शख्स हैं। अब आप तनकीद करते हैं। अब नहीं, मैंने परवेज़ इलाही पे कभी तनकीद नहीं की। आपकी पार्टी की तरफ से तनकीद है बहुत ज्यादा। अब आप कहते हैं जी वो सब बड़ा डाकू कौन, किसको कहा था पीटीआई ने, इमरान खान साहब। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप पॉलिटिक्स में ऐसी स्टेटमेंट्स दें कि कल आप उनके साथ आंखें मिला सकें। तो इनके लीडर साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी थी, किसी को उन्होंने कहा कि मैं इसको चौकीदार भी ना रखूँ, उसको रेलवे वजीर बना दिया, गलत स्टेटमेंट दी उसके खिलाफ, परवेज़ इलाही के खिलाफ। उनको स्पीकर बनाए ना आज, तो किधर ही उनकी आज भी वो क्लिप्स मौजूद है जिसके मतलब वो कहते। बाकी डिपार्टमेंट्स के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स दी, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, वो भी सबके सामने सोशल मीडिया। आप भी तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना सर। आज देखिए, हमने ये कहा था कि अब इमरान ने ये कहा था, हमने नहीं कहा था। तो फिर आपने उन्हीं लोगों को जाके किसी को स्पीकर बना दिया, किसी को रेलवे मिनिस्टर बना दिया। आज कातिल लीग कहते रहे थे, आज भी आप ही लोग कहते थे ना सर। तो फिर आज भी आप इमरान खान साहब की काबीना उठाएं, उनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं उनके ऊपर केसेस हैं, नायबज़दा भी हैं। खुद इमरान खान हेलीकॉप्टर केस में मतलूब है, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बाकी वजीर हैं। अगर ECL, हम कहते हैं बिल्कुल एहतसाब करें, पीपल्स पार्टी से शुरू करें, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो, एहतसाब करें, लेकिन इंतकाम न लें। अगर आप उनको बना लें, वज़ीर-ए-आज़म बना लें, नायब वज़ीर-ए-आज़म, तो वो ठीक है। हमने गलती की, लेकिन अगर वो कह दें और तो वो नहीं बना सकते। नहीं, हमने मान लिया हमने गलती की, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि वो चोर है, वो डाकू है, हम इसको ये करेंगे। इन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा था। इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 172 लोगों का नाम जो अभी तक जो है वो नहीं है, आप फिर इमरान खान का नाम भी डालें, आप फिर बाकी मिनिस्टर्स के नाम भी डालें जो कि मतलूब है, आप वजीरों के, वजीर आला के भी नाम डालें जो कि नैब में केस भुगत रहे हैं, फिर सबके आप डालें। सिर्फ ये नहीं कि आप विक्टिमाइजेशन करें और सिर्फ अपोजिशन वालों को। हम कहते हैं शुरू करें हमसे ना, लेकिन आप कहते हैं कि जी ECL से नाम जो है वो निकलेगा, वो इसलिए वो कैबिनेट निकालेगी और डालेगी। आप मुझे बताएं, आप उम्रे पे जा रहे हैं, खुदा के घर पे जा रहे थे, आपने जुल्फी बुखारी का नाम वहां के इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि तुम मेरे अगले PSPM होगे, इसका नाम निकालो, मेरे साथ उम्रे पे जा रहे हैं। वो आज PSPM है कि नहीं है? ठीक है। तो मतलब आप अपने लिए जो है ना मदीना की रियासत में अलहदा कानून और दूसरों के लिए मदीना की रियासत में अलहदा कानून। फतियाना साहब की तरफ इस पे जवाब लेने के लिए, लेकिन सर गौस साहब की तरफ जाऊंगी। सेनेटर साहब, जब मुस्लिम लीग नून ने ये जैसे अभी बात की है राना सनाउल्लाह ने कि वो कोई रेफरेंस जो है वो लेकर आ रहे हैं पार्लियामान में, तो सर अगर रेफरेंस इस तरह शख्सियाती चीज़ों पे बात हो सकती है, तो ये बहुत सारी पार्लियामान में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे भी तो डिस्कशन होनी चाहिए ना। वो नहीं होती, महंगाई पे नहीं होती, वहाँ पे कोई बच्चों के रेप हो रहे हैं उन पे नहीं होती, वहाँ पर पैसे की कीमत ऊपर नीचे होने पे नहीं होती। इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात जो है अपोजिशन करने के लिए तैयार होती है। देखिए जी, बात यह है कि आवाम को माहौल अच्छा करना जो बेसिकली जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, जो हुकूमती या उसके अलाइज पार्टी है उनका काम होता है अवाम को चलाना, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना। तो अभी तक ये हमारे जो PTI और के जो अलाइज हैं अभी तक वो अपोजिशन मोड से पार नहीं आ रहे, अभी तक अपोजिशन कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आप हुकूमत में आप अपने आप को संभालें और समझ जाए कि आप इक़्तिदार में हैं और बिहेव इस तरह करें कि आप हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, अभी तक वो उसी बोर्ड में है। मैं कहता हूँ कि जो इमरान खान साहब टर्की गए हैं, अगर वो मुल्क में एक कंसेंसस डेवलप करके जाते, अगर वो तमाम सियासी पार्टियों के साथ एक, देखो जब हमारा दौर मियां नवाज शरीफ साहब चाइना जाते थे, किसी मुल्क से स्ट्रेटेजिक के ताल्लुकात करते थे, तो तमाम सियासी पार्टी को एतमाद में लेते थे। कोई आता था या नहीं आता था, वो कोशिश करते थे कि कंसेंसस डेवलप हुआ फिर बात की जाए। खान साहब क्या गए, खान साहब गए तो एक सिंध असेंबली पे मतलब फायरिंग करके गए, तो ऊपर वाला फेंक के गए, पता नहीं उसको क्या होगा। पोजीशन से वो जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, जिस मुल्क में गए क्या उनको पता नहीं, फीड तक नहीं लेते अपने तस्वीर से कि किस पोजीशन में आ रहे हैं। 6 वोटों के नतीजे से ये बने हुए हैं और फिर बातें ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब सियासी कुछ स्टेबिलिटी मुल्क में ला ही नहीं रहे।
इनका हुकूमत का फर्ज है कि मुल्क में सियासी इंतशार है उसको ठीक किया जाए। जब सियासी इंतशार ठीक होगा तो बैठ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ठीक है, फतियाना साहब की तरफ बाहर गए जी गए तो वहाँ बहुत से आपने देखा कि बहुत से जो इन्वेस्टर थे वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन जिस पोजीशन में खान साहब हैं, जितना खान साहब चला रहे हैं, वहाँ बैर से एक पैसा भी नहीं आएगा। और 5 महीने मुझे पीटीआई से पूछता हूँ, मुझे बता दें कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है सर। पहले तो वो जो कुंडी साहब ने पॉइंट उठाया था उसके साथ थोड़ा सा ये भी जो बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। 4 माह हो गए सर, कोई बिल उस तरह से नहीं अभी तक पास हुआ है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई चीज पार्लियामेंट में, हाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि गुजारिश ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आना था क्वेश्चन आवर के लिए, बाकायदा बिल हाउस में मूव किया गया, उस दिन पास हो जाना था। सबसे ज़्यादा मुखालफत अपोजिशन ने की। उन्होंने कहा नहीं जी ये अपना रूल सस्पेंड ना करें, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भिजवाएं। स्टैंडिंग कमेटी थी नहीं, वो रुक गया काम। इस तरह स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस बन गई, मैं उसका चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गई है, 2 ही कमेटियाँ बनी हैं, बाकी इंशाल्लाह सेशन शुरू हो रहा है 11 जनवरी से, और उसी अगले हफ्ते में सारी स्टैंडिंग कमेटीज हम मुकम्मल कर देंगे। बिल मेरे पास कल मेरी मीटिंग थी, 5 बिल मेरे सामने आए हुए थे। अच्छा। उनमें से एक को डिस्पोज ऑफ किया, बाकियों को हमने प्रोसेस में रखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकंड रीडिंग होती है, प्रोसेस है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। आप देखेंगे जिस स्पीड से हम काम करना चाह रहे हैं, हम तो सेशन के दौरान भी करना चाह रहे हैं। और फिर ये कि हम एक पाकिस्तान की जो बुनियाद हमने रख दी है, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो क़ायद आज़म चाहते थे, जो अल्लामा इकबाल चाहते थे। वेलफेयर स्टेट हो, गुड गवर्नेंस हो, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड हो, यहाँ पे तमाम चीज़ों की इस्लाहात की जाएँ, यहाँ पे इक्वलिटी हो, इनजस्टिस ना हो, इंसाफ, अदल, मसावत, बराबरी, हकीकी जमहूरियत, इंसानी हकूक़। सबसे बेहतर ये है कि हम यहाँ पे गुरबत का ख़ात्मा चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, अवाम को एक अपने नए मोड पर लेकर आ रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो प्रोटोकॉल को ख़त्म कर चुकी है, जो वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर चुकी है, जो महंगाई को कम करने के लिए इकदाम कर रही है। देखें, हमने तेल सस्ता किया है, हमने बिजली की कीमतें कम की हैं, काश्तकारों को सस्ता तो किया है, बिजली की कीमत कम हो गई है, देखें बहुत कम हो गई है। आप भी मतलब आपके घर भी गैस और बिजली का बिल आता होगा। टेक्सटाइल सेक्टर को हमने मराद, वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। वज़ीर आज़म साहब जो है वो कमर्शियल फ्लाइट से गए हैं, मैं जहाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, मेरी फतियान साहब से एक सवाल, मासूमाना सवाल है, क्या गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे, आप भी वहाँ पर एमएनए थे ना, क्या उनको किसी ने रोका था कि आप पार्लियामेंट में रोजाना आता था वो क्वेश्चन के जवाब भी देता था? इनके तो वज़ीर आज़म ने कहा मैं क्वेश्चन और शोर कितना करना शुरू कर देते हैं, बात तो करनी है। वज़ीर आज़म ने तो क्वेश्चन और छोड़, वज़ीर आज़म तो असेंबली आना छोड़ दिया है। ठीक है, अब उनको देखें, वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, चीफ मिनिस्टर के साथ 40-40 गाड़ियां जारी होती हैं, वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। ये जो है बनीगाला से हेलीकॉप्टर पे आते हैं, 55 रुपए तेल, इनके लिए 55 रुपए तेल है। ठीक है, अब वो जो है वो जहाज कहते हैं मैं जहाज नहीं इस्तेमाल करूंगा और बैरून दौरों पे नहीं जाऊंगा। आज उनका फॉरेन मिनिस्टर भी वही जहाज इस्तेमाल कर रहा है, वज़ीर आज़म भी उसी जहाज में जा रहे हैं। किधर गए आपके दावे? खैर यूटर्न आपका वो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है मीशत के हवाले से जो है। फारूक सली ने भी जो कहा कि डिवेल्यूशन भी की, तब भी हमारी नई चीज़ें पूरी हुई। सिम्टम्स को हम ना ट्रीट करें, हम बीमारी का इलाज करें। टैक्स का शॉर्टफॉल जो है 8,000 अरब के टैक्स की बात की जाती थी, आप अपना रेवेन्यू का हदफ जो है वो भी नहीं पूरा कर सके। शरह नमू कितनी कम हो गई। ये सारे इश्यूज सर, इनका क्या देखते हैं यहाँ पर, कैसे इसका हल जो है वो फोर्सी कर रहे हैं? क्योंकि बिग चैलेंजेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सामने। ब्रेक लेने दें, फिर आपसे मैं शुरू करूँगी। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैंने सवाल किया था मईशत के हवाले से, सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन बहुत अहम आज जो 18वीं तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग और सारी बातें हुई हैं कि आप लोगों ने इतनी जल्दी में 18वीं तरमीम का कानून पास किया कि उस पर बहस भी नहीं की अवाम में जो होनी चाहिए थी। इतने मुझे नहीं पता किसने कहा कि बहस नहीं हुई। बहस ये आला अदलिया का ये जनाब नहीं, देखें मेरे अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था और 18th अमेंडमेंट पे गालिबन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो पार्लियामेंट से मिल सकती है, मेरे ख्याल के मुताबिक 5 दिन डिबेट हुई थी। मैं बता नहीं सकता कि कितने मेंबर्स ने उस पर डिबेट की और कितने मिनट या कितने घंटे डिबेट हुई। वो तो कल ही आपको नेशनल असेंबली के ऑफिस से वो बता सकते हैं कितनी हुई, लेकिन डिबेट हुई, ऐसी नहीं है कि डिबेट नहीं हुई। अच्छा, डिबेट बिल्कुल हुई और मुझे ये पता है कि 5 दिन कम अज़ कम इसके ऊपर डिबेट हुई है। मतलब उसमें ये जो बात कही जा रही है कि मेरे ख्याल में के बाद गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि डिबेट नहीं हुई इसके ऊपर। अच्छा, दूसरा और उसके बाद 18th अमेंडमेंट जब आई रही थी, 18th अमेंडमेंट उसके ऊपर मोर देन 100 मीटिंग्स हुई हैं
अनऑफिशियल भी हुई हैं और ऑफिशियल भी हुई, मोर देन 100 मीटिंग्स उस कमेटी की जो 18 मेंबर की कमेटी थी। और उसमें 2/3 मेजॉरिटी हासिल थी, उस पे आप लोगों का एग्रीमेंट था? तो देखिए सबके सामने 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही पास हुआ और हमेशा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आप कर ही नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। बहुत कम इशूज थे, मेरे ख्याल फतियाना साहब भी उन्हें शामिल थे मेंबरान में, कुछ शेख जो थे उस पर इनको एतराज़ था, बल्कि 4-5 ऐसे मेंबर्स थे जिनको एतराज़, सिर्फ 4-5, बाकी सब यूनिवर्सली पास हुए। ठीक है। अच्छा, दूसरा हुकूमत गिराने का मामला जो आपकी तरफ से आपका बयान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने 20 मेंबरान जो हैं आपके राब्ते में हैं, आज जरदारी साहब हुक्म करें तो वो बस आप जो है 20 मेंबरान तोड़ लेंगे। देखें पीपल्स पार्टी का कभी ये वतीरा नहीं रहा कि वो पार्टियां तोड़े, तो वैसे इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों? मैं फतियाना साहब से गवाएं कि जब काफ लीग का ग्रुप उस हमारे दौर में बन रहा था, हमने उस वक्त उनको नहीं कहा कि वो, हमने पूरी पार्टी काफ हमारे साथ, हमने उनका जो फॉर ब्लॉक के कुछ मेंबरान थे जो कि हमारे साथ आना चाहते, हमने उनको नहीं शामिल किया। अभी हम नहीं चाहते कि हम 80s की पॉलिटिक्स में जाएं और मेंबरान तोड़ें और हुकूमतें गिराएं, लेकिन सबसे पहले पीटीआई ने शुरू किया कि हमारे साथ सिंध में 22 मेंबर्स हैं, ये है वो है, और 18 मिनट के बाद आपके पास अगर जब तक 50% मेंबर्स हो आप फॉर ब्लॉक कुछ बता नहीं सकते हैं। तो यार हमारे पास 22 मेंबर्स हैं, ये है वो है, तो उस वक्त हमारे साथ भी लोग राब्ते में हैं। मेरे साथ 20 तो नहीं है, मैं मतलब है कि वो नहीं कह सकता, मेरे पास 15 मेंबर्स के साथ हमारा राब्ता बिल्कुल है, कंफर्म मेंबर्स हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 40 का ग्रुप है। ठीक है। मेरी जो खुद मुलाकात हुई 15 मेंबर से हुई है। आज मेरी पार्टी लीडरशिप क्या है, क्योंकि देखें आज पार्टी लीडरशिप के है तो 15 मेंबर आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल। आज एक और मैं इसमें ऐड देखें, नेशनल असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली और पंजाब असेंबली ये खुद बैसाखियों पे खड़े हैं, कहीं 4 का फर्क है, कहीं 6 का फर्क है, और ये दावे कर रहे हैं कि हम 22 जो है मेंबर सिंध में तोड़ेंगे। ये बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें और देखिए हम करते क्या हैं। हमारे पास अगर हमारे साथ नून मिल जाए हम तो सेनेट में भी चेयरमैन अगर नून मिल जाए, इसका मतलब आप लोग देखिए अब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी आएगी, हम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर करके, और अगर नून हमारे साथ मिलती है तो हम कल सेनेट का चेयरमैन चेंज कर सकते हैं। साहब सर आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर नून मिल जाए तो हम तो आज जो है वो हुकूमत गिरा सकते हैं। तो आपका कोई इस तरह का, लेकिन सियासी शहीद इनको हम नहीं बनने देते। इन्होंने जो दावे किए ना, जो यूटर्न इन्होंने मारने आगे कोई इनकी बात सुनिए। जिस हुकूमत में उन्होंने बात की है, तब एक पार्टी 50 मेंबर्स की मेजॉरिटी है असेंबली में, उसको ये बंदे भेज रहे हैं और गरीब केस लेके फवाद चौधरी साहब जो है वो जाना चाह रहे हैं कि मैं जाके, और गवर्नर साहब बयान दे रहे हैं कि मेरी अंदरूनी सिंध और फला मुलाकातें हो गई हैं, तो हम अपना एक्शन करेंगे, और ये मुराद अली शाह साहब बताना चाहते हैं। देखा जब इस किस्म की हत्याएं करेंगे तो जाहिर अपोजिशन को जब दीवार से लगाएंगे तो अपोजिशन आराम से तो नहीं बैठेगी। हो सकता है, ठीक है, अच्छा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फतेह साहब वो कह रहे हैं हो सकता है। मैं न्याज साहब की बात का जवाब दूंगा। ब्रीफ केस लेकर तो स्पेशल जहाज में मियाँ शहबाज शरीफ साहब सारे जजेस के पास गए थे। पीटी का कोई बंदा ब्रीफ केस लेकर नहीं गया, ना ब्रीफ केस पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं। नहीं वो तो देखे ना आप, अगर एक बंदा बाहर दूसरे शहर में जा रहा है, बैग में कपड़े रखे हुए हैं तो कहेंगे बैग भर के जा रहा है। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, इल्ज़ाम लगाने में मसला कोई नहीं, क्योंकि और ख्वाब देखने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। जाते जाते मईशत के हवाले से जो मैंने बात की थी, महंगाई मतलब गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। गैस भी सस्ती है, चीज़ें भी सस्ती हो गई हैं, सब कुछ सस्ता हो गया। देखिए मैं अर्ज़ करूँ ऐसी बात नहीं है। इस वक्त आज भी सूरत हाल ये है कि एक जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था बलोकी की तरफ से, वो भी गैस का पाइप फट गया था, गैस पाइप 15 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। वो थोड़ा उस वजह से ना गैस की सप्लाई रास्ते में पाइप ब्लास्ट हो गया था, वो रिपेयर होगी शाम तक। इस वक्त मैं समझता हूँ कि उमर अयूब खान की शक्ल में एक ऐसा मिनिस्टर मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जो बेहतरीन काम कर रहा है और अरबों रुपए की चोरी पकड़ी है, बेइंतहा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस वक्त तो इकॉनमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। असद उमर एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है, उसकी वजह से आज देखें कि इन्वेस्टमेंट दुनिया से बाहर आ रही है, बाहर के मुल्कों से लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। और पाकिस्तान की मैशत आप देखें 6000 अरब रुपया इनके नून लीग की हुकूमत हम पे कर्ज छोड़ कर चली, लेकिन 750 अरब जो है वो गर्दिशी कर्जा मजीद इजाफा हो गया। नहीं वो ठीक, अब एक्सपोर्ट बढ़ गई है, इंपोर्ट कम हो गई है, आपकी जो बजट डेफिसिट था $2 अरब माना था वो कम होकर $1 अरब पे आ गया है। बाहर के मुल्कों से सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सारे इंडिकेटर्स में जो जहां पे हैं। जी सब कुछ हो रहा है। अब देखें हमने तेल की कीमतें कम की हैं, आटा सस्ता हो गया है, सब्जी सस्ती हो गई, आलू सस्ता हो गया, अल्लाह करे हर चीज़ सस्ती हो गई है। अब हमको इतना नहीं हो गया, रोज़
बल्कि इस वक्त अरे गोश्त कैमरामैन की मेरे कीमतें खड़े कम भाई हुई हैं, इनसे पूछ लेते हैं मुर्गी अंडे की कीमतें कम हुई हैं, तो अवाम मुझे तो वाइंड अप करना है सर। अल्लाह करे कि जो आप कह रहे हैं ये सब चीजें वाकई इसी तरह से हों और और आखिरी यही बात मैं ख्वाब ये है, ये कहना उम्मीद चाहता है हूँ पाकिस्तान की कि आवाम खुद की। मेरे को 60 लोगों से राब्ते हैं कौमी असम्बली में, सारे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं जो अपोजिशन दोनों पार्टियों से हैं। दोनों पार्टियों से। हमने रोका है कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना। ये एक बंदे का नाम ले, मैं 5 बंदों का भी नाम ले, मैं ये ले ले, क्यों अब नाम एक दूं? बंदे का नाम ले, मैं 5 का नहीं, बता ताकि आप उसको रोक बिल्कुल लें। 60 25। ओके, देखते हैं होता क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।